हेलो एवरीवन। इट्स अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबा समय हो गया हमारे लास्ट वीडियो को। काफ़ी समय लग गया, सीरियसली काफ़ी टाइम लग गया मुझे अपना नेशनलिज्म इन इंडिया का ये तीसरा पार्ट लेके आने में। लेकिन इसके पीछे मैं आपको कई बार बताया अभी कि रीज़न था। रीज़न बहुत सिंपल था कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा, काफ़ी अच्छे लेवल का कंटेंट देना चाहता था, जिससे कि आपको नेशनलिज्म इंडिया का एक बिल्कुल अलग दुनिया में, एक अलग फील्ड में लेके जाऊँ। जैसे कि अभी मैंने पिछले 2 वीडियोस में, मुझे अपना सेकंड वीडियो में लगा कि मैं उसको और डिटेल में ले जा सकता था। मैं जितना ले जाना चाहता था उतना नहीं ले जा पाया। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ किया और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको ये समराइज़ करने की कोशिश की कि उसको मुझे इस तरह से रखना है कि 10th में जो बच्चे हैं उनको अपना नोट्स बनाने के लिए मैटर भी मिले और साथ ही साथ उनको अंडरस्टैंडिंग भी हो कि बेसिकली हो क्या रहा है, यानी हिस्ट्री है क्या। तो इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। अब आपका आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम मुख्य रूप से मेनली हम इस वीडियो में आपके खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम सिविल डिसोबीडियंस को देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ही हम नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बीच का डिफरेंस देखेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन ये 5 से 7 वीडियो में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये मेरा प्रॉमिस है कि इससे अच्छा नेशनलिज्म शायद ही कहीं आपको मिलेगा, जितना मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। सो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम नेशनलिज्म इन इंडिया का। नेशनलिज्म इन इंडिया कि कहाँ से नेशनलिज्म होता क्या है, हमने वो देखा था। आइडेंटिफाई एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट। पहले विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी का 9 जनवरी 1915 को वापस आना। फिर उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद। उसके बाद ब्रिटिशर्स का रिएक्शन रॉयलेट एक्ट के रूप में लेके आना, जिसे ब्लैक लॉ कहा गया। फिर गांधी जी का एक्शन प्लान। उसके बाद आपका जालियांवाला बाग मैसकर होना, जिसमें हम सब ने देखा कितने लोगों की जान गई। अब उसके आगे आज हमें चलना है। ये बैकग्राउंड में मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू बताना चाहूँगा, एक रिवीजन का मैंने बना दिया था आज। कि रिवीजन में आपने देखा था, क्योंकि डेट लाइन भी हमें याद रखनी है। हिस्ट्री अ बिट अबाउट ऑफ डेट लाइन्स। ये डेट लाइन्स ऐसा नहीं है कि याद करनी चाहिए, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये सारी डेट लाइन्स अपने आप याद हो जाएंगी। सो हम आज वही देखते हैं। गांधी जी की वापसी हुई 1915, कब? 9 जन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। फिर आके उन्होंने चंपारण किया, खेरा किया, अहमदाबाद किया। मॉन्टेस्क्यू यानी कि चैमफोर्ड मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म्स आया 1918 में। ये आपका इसके बीच में चला गया है 1919 में, जिसमें आपके रॉलेट एक्ट कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई थी इसी के अंदर। तो ये रॉलेट एक्ट आया। और साथ ही साथ ये बैकग्राउंड, ये तो मैं आपको इस चैप्टर का एक फ्रेम बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में और भी सारी चीज़ें चल रही थी। बैकग्राउंड में क्या हो रहा था कि मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट 1916 में एक हो गए थे। 1907 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में डिवाइड हो गए थे, लेकिन 1916 में इनका दोबारा से आपस में विलय हो गया था, जिसे हम पूना पैक्ट भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसी समय होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था। गांधी तिलक जी बाहर आ गए थे और 1918 में होम रूल मूवमेंट का एंड होता है। इन सब चीज़ों को भी किसी दिन हम क्लास में या फिर वीडियो बना के मैं आपको अलग से भी एक हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको 1857 के रिवॉल्ट या ब्रिटिशर्स के आने से किस तरह से क्या अफेक्ट हुआ वहाँ से लेके पूरा 1947 तक लेके आऊँगा। वो भी एक अलग वीडियो चलेगा। लेकिन फिलहाल ये होम रूल मूवमेंट जो बैकग्राउंड में चल रहा था उसका भी एंड हो गया था। होम रूल मूवमेंट शुरू किसने किया था? एनी बेसेंट ने। सो ये बैकग्राउंड था। अब हमें शुरू करना है आज जो मेन टॉपिक है, वो है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कई बच्चों को और कई लोगों को लगता है कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो दो अलग अलग इश्यूज़ हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि खिलाफत जो है और नॉन कॉपरेशन ये दो बिल्कुल अलग इशूज़ थे, सेपरेट इशूज़ थे। ये होता क्या है, इनको जो गांधी जी थे ना,
जब ये इश्यूज बने तो गांधी जी ने कहा मैं हूँ ना, क्योंकि आपको पता है हड़ताल जो थी वो तो पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई थी। अब वो सारा जो मैटर था वो नहीं हो पाया था। हंटर कमीशन बैठा, जनरल डायर को लेकर रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा वो गिल्टी नहीं है। अब होता क्या है उसको देखते हैं हम। अब देखने की कोशिश करेंगे कैसे खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाऊँगा, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसके कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, कंटेम्प्रेरी रीज़न होते हैं। उन्हीं कंटेम्प्रेरी रीज़न में अगर हम देखें तो मेनली जो चीज़ आपको देखने की पड़ेगी कि इंडिया में अगर कुछ रिएक्शंस हो रहे थे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री वर्क कर रही थी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि ब्रिटिशर्स भारत में आए, लेकिन पता है आप लोगों को ब्रिटिशर्स के भारत में आने का रीज़न क्या था? द इटालियंस। जो अरब के साथ व्यापार होता था, अरब से वो व्यापार इटली करते थे, इटली से वो व्यापार सारा यूरोप में इटालियंस करते थे। तो उनकी सारी चीज़ों को देख के पूरा यूरोप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करना चाहता था। तो जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। तो खिलाफत मूवमेंट का जो जियोपॉलिटिकल पॉइंट है वो हम देखते हैं। जो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें एक ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर जो आपका सेंट्रल पावर के साथ में था। तो ऑटोमन एम्पायर जो कि आज के टाइम पे से मॉडर्न टर्की कहते हैं, वो वहाँ पर एक खलीफा होते थे। जो खलीफा होते थे वो मुस्लिम्स के एक कह सकते हैं कि गुरुज टाइप मुस्लिम गुरु होते थे। तो उन्हीं को लेकर ये मूवमेंट था। ये मूवमेंट क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम से हेल्प मांगी। मुस्लिमों ने हेल्प के ज़रिए मतलब हेल्प देने के लिए राजी हुए। उन्होंने उनसे ये कहा कि हम हेल्प तो देंगे आपको, लेकिन मतलब इसकी जगह पर आपको हमें ये प्रॉमिस करना होगा कि आप ऑटोमन एम्पायर से जो खलीफा हैं उनको उनकी पद से रिमूव नहीं करेंगे। उस समय ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ये ट्रीटी और ये प्रॉमिस कर दिया। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं और वहाँ से पूरी तरीके से खलीफा का जो पोस्ट होती है उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर देते हैं और वहाँ पर एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक टर्की आ जाता है। इसी को लेके पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फेलो मुस्लिम लीगर्स, जितने भी मुस्लिम लीगर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर इसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो अब आपने देखा कि खिलाफत मूवमेंट अपने आप में एक अलग चीज़ है। कहाँ खिलाफत मूवमेंट की कहानी चल रही है और कहाँ नॉन कॉपरेशन। अब जो गांधी जी थे, वॉट टाइम्स ऑलवेज से कि गांधी जी वॉज नॉट अ कोई आम आदमी नहीं थे भाई। वो मतलब उसको अगर उनको अगर दुनिया ने फादर ऑफ अ नेशन और अ पर्सन ऑफ अ डेकेड, पर्सन ऑफ अ मिलेनियम कहा है, अगर पूरी दुनिया अगर गांधी जी को मानती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन गांधी जी को मानते थे, देयर आर समथिंग इन दैट पर्सन। क्योंकि हम जो मीडिया को देखते हैं और जिस मीडिया को हम पढ़ते हैं उसके वो वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए दोबारा से मैं इसी में मर्ज करके आपको ये वीडियो दे दूंगा। तो खिलाफत मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि गांधी जी इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। हम बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में कि जिस इंसान को यार अगर मिलेनियम का पर्सन ऑफ अ मिलेनियम कहा गया हो, पूरी दुनिया उस इंसान को मानती हो, तो हम ये अपने गलत कुछ थ्योरीज और सही हिस्ट्री को नहीं जान पाने के कारण हम गांधी जी को कभी ना कभी, मैंने बहुत बच्चों को सुना है और बहुत आप जैसे लोगों को, आप बच्चों को ये कहते सुना है कि गांधी जी की वजह से इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए, नहीं हुए थे। मैं आपको आगे ये बात भी बताऊंगा, ये सारी थ्योरीज जितनी भी हैं सब गलत हैं। जितनी भी गांधी जी इसके बारे में ये थ्योरीज बताई गई हैं, ही हैज स्लैप्ड विद वुमेन्स एंड ऑल, जो भी ब्ला ब्ला जो बकवास बताई गई है ना, दे आर द फुलिश पर्सन जिन्होंने कभी हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। अगर आप गांधी की बुक्स और हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ही इज़ अ वंडरफुल माइंड, मतलब एक जीनियस माइंड था। अब इस माइंड की मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा इसमें। जैसे कि मैंने अब आपको बता दिया कि खिलाफत मूवमेंट अबाउट द मुस्लिम्स मूवमेंट, ठीक, मुस्लिमों का एक मूवमेंट शुरू था खिलाफत मूवमेंट। कैसे गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन में मर्ज करते हैं और क्यों करते हैं? देखिए, ब्रिटिशर्स ने अपनी क्या चाल चली थी? ब्रिटिशर्स ने अपनी चाल चली थी डिवाइड एंड रूल। ये ब्रिटिशर्स की अपनी चाल चलती थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने 1907 में कुछ भी चाहकर, 1907 में नहीं, 1885 में कांग्रेस बनी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उसके 2 साल बाद उन्होंने एक मुस्लिम लीग टाइप की पार्टी का भी बनवाया जो बिल्कुल कांग्रेस के अगेंस्ट रहती थी।
इसके अलावा हम देखते हैं कि 1907 में कॉम्युनल आपके वोटिंग राइट्स मिल गए थे, यानी कि हिंदू जहाँ पे होगा वहाँ पे सिर्फ हिंदू वोट्स देंगे, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी वहाँ मुस्लिम वोट्स देंगे। इस तरह के कॉम्युनल इलेक्शन करवाए, यानी ब्रिटिशर्स ने हिंदू को और मुस्लिम्स को आपस में डिवाइड किया, क्योंकि वो जानते थे कि इफ़ दे आर और यूनाइटेड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स टू फाइट विद देम। ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी मुश्किल था, उन्होंने कहा इनको आपस में फाइट करवाते रहो। तो गांधी जी को 1920 में ये एक मौका मिलता है कि मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, और आपके ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को खूब सारा मैटर दे दिया था एक मूवमेंट बिल्ड करने के लिए। देखो, जब भी कोई आपको नेशन वाइड मूवमेंट बिल्ड करना हो ना, तो यू हैव टू बी सम मैटर, मतलब कुछ इस तरह का आपके पास मैटर होना चाहिए जिसको लेके सभी लोग आपके साथ स्टैंड हो सकें और उससे कनेक्ट कर सकें। और ये बात गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने आपको बताया भी, जब गांधी वापस आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि अब यहाँ के मूवमेंट को आप लीड करना शुरू कीजिए, तो ही से नो, उन्होंने कहा मैं इंडिया को समझना चाहता हूँ। चंपारण, खेरा और जो अहमदाबाद किया वो एक स्मॉल मूवमेंट्स थे, कोई नेशन वाइड मूवमेंट नहीं था। वहाँ की लोकल, जिसे हम कह सकते हैं लोकल चीज़ों को लेके, लोकल मैटर्स को लेके वो मूवमेंट उन्होंने। अब नेशन वाइड ये जो मूवमेंट लॉन्च करना था, इसके लिए कम से कम देश में सभी लोग उस मूवमेंट से कनेक्ट होना ज़रूरी था। तो इस कनेक्शन के लिए उनको जो सारी चीज़ें चाहिए थी वो ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड की थी। रॉलेट एक्ट प्रोवाइड किया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जब मूवमेंट शुरू होने वाला था, उन्होंने जालियांवाला बाग जैसी घटना कर कर पूरे देश को एकत्रित कर दिया, यानी कि सभी लोग यूनाइटेड हो गए इंडिया के। तो अब आप देखोगे तो गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के लिए जो रीजंस थे, पहला रीज़न तो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के बाद प्राइजेस काफ़ी हाई हो चुके थे, ब्रिटिशर्स ने जो प्रोमिस किए थे वो प्रोमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किए थे। सेकेंड रीज़न रॉलेट एक्ट जो उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट किया था। तीसरा रीज़न जालियांवाला बाग मैसकर जो हुआ। एंड द फोर्थ रीज़न खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी को जब ये सारी चीज़ें मिल गई, तो गांधी जी ने कहा कि अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। सो ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब एक बार हम इसकी डेटलाइन और देख लेते हैं। अब आपको समरी समझ में आ चुकी होगी कि गांधी जी ने कैसे खिलाफत मूवमेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया नॉन कॉपरेशन में, और खिलाफत मूवमेंट अपने आप में क्या था। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। डेटलाइन देखते हैं। डेटलाइन में देखेंगे आपका 1919 में अप्रैल में जालियांवाला बाग हुआ। उसके बाद फरवरी 1920 में देखो पंजाब में जो हुआ वो गलत हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने गलत किया, खिलाफत का जो सवाल था, इन तीनों को मिलकर गांधी जी को एक मैटर मिल चुका था। जून 1920 में जितनी भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो मूवमेंट होगा उसमें बॉयकॉट किया जाएगा स्कूल कॉलेजेस का, लॉ कॉट का। गांधी जी से ये कहा गया कि वो इस प्रोग्राम को लीड करें, और 1 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी स्टार्टेड द कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च। 1 अगस्त 1920 को ये मूवमेंट जो था ये आपका फॉर्मली लॉन्च हो गया। लेकिन 1 अगस्त के दिन एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई थी। तिलक, यानी कि हमारे बाल गंगाधर तिलक का उस दिन डेथ हो गई थी, यानी उस दिन उनका निधन हो गया था, बाल गंगाधर तिलक का। और 1 अगस्त 1920 को ही खिलाफत कमेटी के जो मेंबर्स थे और वो भी इन कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स के साथ मिलकर उन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। अब इसको ऐसे मत लीजिएगा आप लोग कि जिस दिन तिलक की डेथ होनी थी उसी दिन ये मूवमेंट लॉन्च किया, नहीं, ये अपना एक अलग जगह पे हो रहा था और सडनली इन अनदर प्लेस तिलक वॉज डेड। तो इनका कोई आपस में लिंक नहीं है, किसी भी तरह का कोई लिंकेज बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। दो सेपरेट इशूज़ हैं एक ही डेट के। अब हम आगे चलते हैं, एक डेटलाइन हो गई। इसके अलावा सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस ने ये अप्रूव किया कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग वॉज रिमूव्ड एंड स्वराज वॉज एस्टैब्लिश। सितंबर 1 अगस्त को जब ये मूवमेंट लॉन्च होने की बात हो गई खिलाफत के मेंबर्स और कांग्रेस के मेंबर्स के साथ, तो सितंबर 1920 को क्या हुआ कि कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया कि ये नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा असहयोग आंदोलन का जब तक खिलाफत मूवमेंट की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा और स्वराज इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। अब अगेन आई वॉज ट्राइंग टू टेलिंग यू, और ये दिसंबर 1920 ये नागपुर सेशन जो था इसकी दिन
आपका एंडोर्समेंट होता है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का। अब लॉन्च और एंडोर्समेंट में बेटा थोड़ा डिफरेंस समझना। ये वो डेट है जिस दिन आपका नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम असहयोग मूवमेंट शुरू किया गया, और 1 अगस्त 1920 वो डेट है जिस दिन खिलाफत कमेटी के मेंबर्स और कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स ने साथ में मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए सहयोग दिया था, यानी कि एकत्रित होकर उन्होंने बात स्वीकारी थी। और दिसंबर 1920 नागपुर सेशन वो जगह है जहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। क्लियर हो गई? 1 अगस्त 1920 को खिलाफत और कांग्रेस के मेंबर्स आपस में मिले और उन्होंने साथ में काम करने के लिए बात को सहयोग किया और बात मानी और इम्प्लीमेंट किया, और दिसंबर 1920 से वो मूवमेंट लॉन्च हो गया था। अब प्रोग्राम क्या था कांग्रेस का, ये भी देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का बॉयकॉट किया जाएगा। लॉ कोर्ट्स और डिस्पेंशन, जो जस्टिस के होते हैं पंचायत के, मतलब कि जो लॉ कोर्ट्स हैं उनको भी बिल्कुल बॉयकॉट किया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। फॉरेन क्लॉथ का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर खादी का उपयोग किया जाएगा। और जितने भी गवर्नमेंट ने जो जो टाइटल्स दिए हुए हैं उन सभी को उनको वापस कर दिया जाएगा। इवन गांधी जी वाज सो श्योर अबाउट, मतलब इतना अच्छा पेस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इतना श्योर थे, ही वाज सेड दैट कि 1 साल के अंदर ही हमें हमारा स्वराज मिल जाएगा। अब अगेन गांधी जी की आप माइंड को देखिए, खिलाफत, पंजाब, स्वराज। स्वराज आपका 1905 से चल रहा था। अगर आप स्वराज मूवमेंट को याद करें तो वो 1905 से चल रहा था, उसको यहाँ लेकर आते हैं। खिलाफत जो एक वर्ल्ड इशू था उसको यहाँ लेकर आते हैं। पंजाब में जो हुआ वो एक नेशन, एक लोकल इशू था, उसको यहाँ लेकर आते हैं। तीनों इश्यूज़ को मिलाते हैं और एक नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब जब गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया तो गांधी जी ने कुछ अप्रोच में चेंज किया कांग्रेस की। सबसे पहले जो कांग्रेस थी वो क्या करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्वराज मांगते थे, यानी संवैधानिक रूप से। अब गांधी जी क्या करते थे, वो ये कहते थे कि मैं शांतिपूर्ण पीसफुल मांगूंगा, लेकिन अपने तरीके से। शांति में गांधी जी का जो था बेटा, वो नॉन वायलेंस का मतलब भी अलग था। इफ़ आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ अ नॉन वायलेंस फॉर गांधी, इट वॉज, इफ़ यू, अगर आप आज लोग आजकल रामायण देख रहे हो तो आप समझ पाओगे कि गांधी जी 20th सेंचुरी में वो सारी बातें कर रहे थे, नॉट सिर्फ कह रहे थे। ही वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स जो रामायण में भगवान राम के कैरेक्टर में दिखाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग, वो नॉन वायलेंस का मतलब ये कहते थे कि अगर आपके अपोजिशन को भी आपकी किसी बात से पेन होता है तो वो भी एक तरह का वायलेंस है। समझ रहे हैं आप? मतलब आपके अपोजिशन को आपके तरीके से भी पेन होता है तो वो भी क्या है, वायलेंस। तो इस तरह के अहिंसावादी थे वो। मतलब वी कांट इमेजिन, हम तो अगर कोई हमसे एक दो बात कह देता है तो हम इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये उनके अनुसार ये वायलेंस था। आपका गुस्सा होना भी अपने अपोजिशन के ऊपर एक वायलेंस है। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी। सच्चाई के रास्ते पर चलने को हमेशा कहते थे ग्रेट पर्सन। मैं आपको इनकी मूवी का लिंक भी किसी दिन शेयर करूंगा या अपने चैनल पे वो पूरी मूवी को डालूंगा। जस्ट वॉच दैट मूवी। अब हाईलाइट क्या थे इस मूवमेंट के? गांधी जी अकम्पनिड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे। उनको एक साथ लेकर आए थे एक मंच पर, नेशन वाइड टूर किया इन सब ने मिलकर। और 90,000 लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, 90,000 से ज़्यादा लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को लीव किया था। अब ये जो मूवमेंट था ये नेशन वाइड मूवमेंट शुरू हो चुका था। अब इस मूवमेंट को शुरुआत में टाउन्स और सिटीज़ में जो लोग लीड कर रहे थे वो थे मिडिल क्लास के लोग। मिडिल क्लास के जो लोग थे वो इस मूवमेंट को, मिडिल क्लास के जो लोग थे वो स्वराज के लिए आपके टाउन्स में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। कई हज़ार बच्चों ने स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया बाय द गवर्नमेंट। हेडमास्टर टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिए थे, लॉयर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया था, काउंसिल इलेक्शन का भी बॉयकॉट हो गया था। अब इसका अफेक्ट क्या हो रहा था इकोनॉमिकल फ्रंट पर? फॉरेन लिक्कर शॉप्स को लूटा बंद किया जाने लगा, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया जाने लगा, पीपल्स ने फॉरेन क्लॉथ्स को पहनना बिल्कुल बंद कर दिया था।
इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का व्यापार काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा था। और सिर्फ एक साल के अंदर, द मेन थिंग, सिर्फ एक साल के अंदर जो ट्रेड पहले फॉरेन क्लॉथ्स का इंडिया में 102 करोड़ का होता था, मात्र एक साल में वो व्यापार घट के सिर्फ ट्रेड कितना रह गया, 57 करोड़ का। मतलब पूरी तरह से फॉरेन क्लॉथ्स का हमने बॉयकॉट कर दिया था। अब स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट स्लोइंग डाउन होता है, उसका एक कॉज मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हम इसमें ये चीज़ आपको, देखो ये चीज़ आपकी किताब में नहीं दी है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट दीज थिंग्स इन योर बुक्स, दीज थिंग्स आर नॉट बीन गिविंग टू योर इन योर बुक्स। वहाँ पर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉजेज़ भी नहीं बताया, खिलाफत मूवमेंट का कॉजेज़ भी नहीं बताया। आपकी बुक में बस ये बताया कि गांधी जी टेकिंग अप द मुस्लिम लीडर्स असाइन विद हिम, और एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नागपुर में 1920 से वो मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया, और फिर एक घटना होती है चौरी चौरा की, उसके बाद वो मूवमेंट बंद हो जाता है। टाउन्स में उसको आपके मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किया, पीजेंट ने क्यों लीड किया वो बताया, फिर प्लांटेशन वर्कर ने उस मूवमेंट को कैसे लिया, ये सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्यों लीड हुआ, वो सब आप जान चुके हैं। नाउ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हुआ था। ये मूवमेंट ख़त्म हुआ, उसका एक घटना चौरी चौरा भी है, लेकिन उसके पीछे और भी कई सारे रीजंस थे। उनमें से एक रीज़न ये था कि खादी जो क्लॉथ जो गांधी जी ने बोला था यूज़ करने के लिए फॉरेन क्लॉथ के कंपैरिजन में, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था। तो एक पुअर पर्सन और मिडिल क्लास आदमी के लिए वो काफ़ी कॉस्टली होता था। तो आफ्टर सम टाइम दे अगेन गो बैक टू द फॉरेन क्लॉथ जो काफ़ी चीप होते थे। सेकेंड थिंग कि फूड और इतने ज़्यादा आपके इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे जहाँ पर बच्चे जा सकते थे। अब बच्चों और जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जाने वाले थे, उन्होंने जब गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट किया, तो आफ्टर सम टाइम दे वर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर आल्सो, कि भाई हमारे फ्यूचर का क्या होगा, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ब्रिटिशर्स का तो कोई चेंजेस आ नहीं रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्रिटिशर्स कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा तो कैरियर गया पानी में। और इतने सारे आपके गवर्नमेंट मतलब कि जो इंडियन स्कूल्स हैं, इंडियन कॉलेजेस नहीं थे। सो आफ्टर सम टाइम लोगों को भी अपनी जॉब पे वापस जाना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं बचा था। कांग्रेस इतनी ज़्यादा लोगों तक सुविधा नहीं पहुंचा पा रही थी, इतने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे। गवर्नमेंट से मतलब हिंदू या कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कॉलेजेस नहीं थे। तो ले दे के फिर दोबारा से ये मूवमेंट में स्लो डाउन होने लगा, लोग अपनी पोस्ट पर, अपनी जगहों पर वापस जाने लगे। तो ये भी एक कारण था इस मूवमेंट के स्लो डाउन का। अब मूवमेंट का कंट्री में क्या प्रभाव हो रहा था, द मूवमेंट इन द कंट्री साइड। द नॉन कॉपरेशन टुक ओवर द स्ट्रगल ऑफ पीसेंट, ईच स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द डिफरेंट टारगेट, सम स्ट्रगल बिकम वायलेंट विच वाज अगेंस्ट गांधीयन प्रिंसिपल। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो पीजेंट ने उसको किस तरह से लिया वो हम देखेंगे। जो हर एक स्ट्रगल था वो अपना टारगेट उसका खुद अलग था। मतलब अब हम देखेंगे किसानों ने असहयोग को क्या लिया था। अब इस चीज़ में मैं आपको एक बार दोबारा से इस चीज़ की ओर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अभी भी 1920 तक, 1930 तक लोगों को स्वराज का मतलब या राष्ट्रवाद का मतलब समझ में नहीं आया था। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म और द स्वराज। उन्होंने, उनके लिए हर मूवमेंट का अपना क्या टारगेट अलग अलग होते थे। पीजेंट के लिए जो टारगेट था वो बिल्कुल गांधी जी के स्वराज से अलग था। जितने भी एक्शंस लिए गए वो महात्मा के नाम पे, उनके लिए ये था कि अब जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया तो हमें अपने तौलकदार्स को, लैंडलॉर्ड्स को पैसा नहीं देना है, यानी कि हमें किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं देना है। अब ये सारी ज़मीन जो जो आपके लैंडलॉर्ड्स के अंदर थी, अब वो हमारी हो जाएगी, हमें बहुत सारी ज़मीन मिलेगी, हमें बहुत सारे खेत मिलेंगे जहाँ पे हम अपनी खेती कर सकते हैं, हमें किसी को किसी भी तरह का राजस्व यानी कि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं भी बात आपकी नॉन कॉपरेशन में नहीं है, लेकिन पीजेंट ने इसको अपना टारगेट बनाकर और महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लीडर बनाकर इस मूवमेंट में शामिल हो गए। कहने का मेरा मतलब ये कि सबके अपने अलग अलग टारगेट थे, लेकिन मूवमेंट वो नॉन कॉपरेशन का ही उपयोग करते थे, बिकॉज एक यूनिटी नहीं थी। वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता था कि हम किसके लिए ये मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न बनता है बाद में। ये मैं गलत अवश्य लिख गया हूँ, ये अवध होगा, अवध पीजेंट्स लेड बाय बाबा रामचंद्र अगेंस्ट तौलकदास एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड हाई रैंक्स। ये एक बहुत बड़ा एक अवध के पीजेंट, अवध के किसानों के द्वारा शुरू किया गया एक मूवमेंट था जिसे बाबा रामचंद्र ने लीड किया था तौलकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। उन्होंने
लैंडलॉर्ड्स को बिल्कुल पेमेंट देने के लिए मना कर दिया था, और वो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। और उन्होंने एक नॉन धोबी वंश, यानी कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी नाई या धोबी इन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ नहीं जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी इंसान इनका काम नहीं करेगा, इनकी फसल, इनकी खेतों की कोई फसल नहीं काटेगा, इनके घर का कोई काम नहीं करेगा, इस तरह से इनको बॉयकॉट किया जाएगा। 1920 में जवाहरलाल नेहरू कई विलेजेस में गए अवध के अराउंड, और उन्होंने विलेजर्स से बात की और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। अक्टूबर में अवध किसान सभा को फॉर्मेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा, और एक महीने के अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेस इसकी खुल चुकी थी। अब हम आते हैं ट्राइबल पीजेंट्स पर। क्या था ट्राइबल पीजेंट्स? ट्राइबल पीजेंट में क्या होता है कि यानी कि आदिवासी। अगर आप लोगों को 9th क्लास का चैप्टर याद हो तो ट्राइबल पीजेंट में मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉरेस्ट के ऊपर कई तरह के नियम बना दिए गए थे। तो ट्राइबल्स के ऊपर भी जब उनको पता चलता है कि बापू ने नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग मूवमेंट शुरू किया है, तो अब वो क्या समझते हैं इसका टारगेट? उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, स्वराज का मतलब ये होगा कि जंगल दोबारा से हमारे ऊपर, हम मतलब जंगल पे हमारा राज्य होगा और हम जंगल को पूरी तरह से जो चाहें उस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये ट्राइबल्स ने अपना टारगेट बना लिया। अब बार बार मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? वॉट इज़ द रियल गोल ऑफ नॉन कॉपरेशन? स्वराज। एंड वॉट वॉज द पीपल्स थिंकिंग फॉर द नॉन कॉपरेशन? पीजेंट थिंक्स कि उनको अब टैक्स नहीं देना होगा लैंडलॉर्ड और तौलकदार्स को, अब बहुत सारी खेती की ज़मीन उनको मिल जाएगी, उन्हें किसी को किसी भी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ट्राइबल्स पीपल क्या सोच रहे हैं कि जो फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर नियम बनाकर उनसे छीन लिया है वो वापस उनको मिल जाएगा। तो आपके ट्राइबल पीजेंट्स का बिल्कुल अलग कहानी चल रही है, वो कुछ और सोच रहे थे। अब इसी की एक घटना को हम देख लेते हैं। इन द गुड्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन 1920। गुड्डन हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर एक गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब होता है कि अपने विद्रोही के ऊपर, अपने अपोजिशन के ऊपर अचानक से वॉर करना, अचानक से अटैक करना और फिर दोबारा से छुप जाना, ये होता है आपका गुरिल्ला मूवमेंट। तो वो इसी तरह का एक मूवमेंट, वो अपने अपोजिशन के ऊपर अटैक करते थे और फिर छुप जाते थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट। ये बात हम जानते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिससे कि ट्राइबल पीपल ना तो वहाँ अपने जानवरों को ले जा सकें घास चराने के लिए, ना ही वो वहाँ से किसी भी तरह की वुड का उपयोग कर सकते थे फ्यूल के रूप में, या फिर किसी भी तरह के फ्रूट का उपयोग कर सकते थे। दिस enlarged the hill people. When the government forced them to beggar for rock building, the hills people revolted. और हद तो तब हो गई जब इन हिल्स के लोगों को ज़बरदस्ती रोड बिल्डिंग के लिए इनका उपयोग किया जाने लगा और इनको किसी भी तरह का कोई उसके बदले में पैसा नहीं दिया जाता था। उसके बाद इस मूवमेंट को, ट्राइबल पीजन के मूवमेंट को लीड किया था अल्लारू सीताराम राजू। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। इन्होंने क्या बोला कि अल्लारू सीताराम राजू टोल्ड द पीपल्स कि मतलब गांधी जी वाज कम इन टू हिज ड्रीम, और गांधी जी ने उनसे कहा है कि अब हमें कुछ भी नहीं देना और ये सारा फॉरेस्ट हमारा है। उन्होंने लोगों को ये बिलीव दिलाया कि ही वॉज अ अवतार ऑफ अ गॉड, वो भगवान के अवतार हैं, और उन्हें बंदूक की गोली का, इस तरह की किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। He asserted that India could be liberated only by the use of force and attacked police station, attempted to kill British officer and carried out guerrilla warfare for achieving स्वराज। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ट्राइबल पीपल को बोला कि हमें फोर्स यानी कि अपनी ताकत के बल ही हमें अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं, स्वराज मिल सकता है। स्वराज का मतलब वही कि फॉरेस्ट के ब्रिटिशर्स को हम भगा सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दें, या फिर हम गुरिल्ला वॉरफेयर का उपयोग करके उनके ऊपर अटैक करके छुप जाएं। अब आप देखिए, गांधी जी की बात को मान रहे हैं, लेकिन गांधी जी कहाँ हिंसा की बात कर रहे हैं, ये हिंसा कर रहे हैं। गांधी जी सेइंग कि नॉन वायलेंस, इतना अलग नॉन वायलेंस की कोई कर नहीं सकता, और ये यहाँ पर वायलेंस ही किए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ गांधी। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चलती हैं। इसका एक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ जाएं कि आपका रॉलेट एक्ट होता है, रॉलेट एक्ट लॉन्च होने के बाद जालियांवाला बाग मैसकर होता है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट को और पंजाब में जो गलत हुआ उस चीज़ को लेकर और स्वराज मिशन को लेकर गांधी जी तीनों को मिलाकर एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, जो दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में जिसे लॉन्च किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है।
खिलाफत और कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स के द्वारा। इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि फ़ॉरेन प्लॉट्स का, फ़ॉरेन चीज़ों का बॉयकॉट किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया जाए, किसी भी तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं किया जाए। अब गांधी जी का ये मूवमेंट होता है। अब ये कॉल्ड ऑफ क्यों होता है? कॉल्ड ऑफ होने का रीज़न ये होता है कि इसकी घटना कुछ इस तरह से थी। ये घटना है, ये इंसिडेंट है 22/5/1920 का, यानी 22 फरवरी 1920 के दिन क्या होता है कि ये जो आपके वॉल्टियर्स थे, जो आपके कांग्रेस वॉल्टियर्स थे, वो एक शराब की दुकान में आग लगा देते हैं। तो पुलिस वाले को जब ये पता चलता है तो पुलिस वाले उन वॉल्टियर्स की अच्छी तरह से सर्विस कर देते हैं। जब और लोगों को पता चलता है कि पुलिस वालों ने ऐसा किया है तो सब लोग जाते हैं उस पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा देते हैं, और उस पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफिसर्स थे वो जिंदा मर जाते हैं। अब गांधी जी को जब इंसिडेंट का पता चलता है तो गांधी जी क्या करते हैं कि यार ये तो वायलेंस कर दिया तुमने, मैं नॉन वायलेंस की बात कर रहा हूँ, तुम वायलेंस कर रहे हो। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो इस तरह से ये मूवमेंट आपका कॉल्ड ऑफ होता है। इसका एक रीज़न और ये भी था कि ये मूवमेंट अब अपनी पेस खो चुका था, यानी कि लोग, मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल पॉइंट की वजह से कई लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अपने आप को अलग कर चुके थे। इस वजह से भी गांधी जी को एक सही मौका लगा कि वो इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखेंगे।